जय हिंद। लर्निंग विद गुलपारियाज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक श्रमिक वर्ग आंदोलन के बारे में, मजदूर संघ के बारे में बात करेंगे हम, और साथ ही ये भी जानेंगे कि मजदूरों की दशाओं को सुधारने के लिए जो कारखाना अधिनियम आए थे उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जनजातीय आंदोलन हुए थे, फिर किसान आंदोलन की एक वीडियो आई थी। किसान आंदोलन के पश्चात हमारे देश में किसान सभाओं का गठन किया गया। तो इसके बाद अब हम देखेंगे उसी क्रम में कि श्रमिक वर्ग के आंदोलन हुए थे और मजदूर संघों का गठन किस प्रकार से हुआ था हमारे देश में। चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही हमारे देश में कि श्रमिक वर्ग को भी आंदोलन करना पड़ा, उन्होंने भी अपने संघ बनाए थे। यहाँ से टॉपिक को शुरू करने से पहले एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा, मैं वीडियो के अंत में आपको उसका उत्तर बताऊंगी। प्रश्न मेरा ये है कि संघ बनाने का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए अब उस पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1853 में हमारे देश में जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका था। तो यानी कि रेलवे उद्योग अपने चरम पर आ चुका था। इसके लिए जो है इंजन के लिए कोयला निकालने में भी श्रमिकों को रोज़गार मिला था, यानी कि कोयला उद्योग भी तेज़ी से पनप रहा था हमारे देश में, और इसमें भी हजारों श्रमिकों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात कपास एवं जूट के उद्योगों का भी विकास हुआ था। यानी भारत में अल्प मात्रा में सही और भारत के ऐसे श्रमिक जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे जहाँ लघु और कुटीर उद्योगों से लेकर थोड़े बड़े उद्योग थे, वहाँ मजदूर अपनी सेवाएं दे रहे थे। ऐसे में अंग्रेज जो है उनका बहुत शोषण करते थे। साथ ही साथ जो दो विरोधी तत्वों का सामना कर रहे थे, अंग्रेजों से भी कर रहे थे, अंग्रेजों के राजनीतिक उपनिवेशवादी शासन से कर रहे थे, साथ ही साथ भारतीयों के पूंजीपतियों के शोषण का भी सामना कर रहे थे श्रमिक। तो इन शोषण और कठिनाइयों में अगर बात करें तो ऐसी कौन सी शोषण और कठिनाइयाँ थी जिनका सामना श्रमिक वर्ग कर रहा था। तो कम मजदूरी, यानी कि जो उनसे काम तो अधिक कराया जाता था और उनको पारिश्रमिक कम दिया जाता था, यानी कि अधिक मजदूरी के बावजूद भी उनको कम वेतन दिया जाता था। काम करने के जो अवधि थी, यानी कि कार्य करने के घंटे की अवधि लंबी होती थी। कारखानों में भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता था। ये कुछ प्रमुख समस्याएं थी जिनका सामना जो श्रमिक वर्ग कर रहा था। तो इन्हीं समस्याओं के विरुद्ध जो मजदूर थे वो अपना संघ थोड़ी थोड़ी मात्रा में विरोध करना भी शुरू करते हैं और बाद में यही आपस में संगठित होकर संघ बनाना शुरू करते हैं। तो संघ बनाने के क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी लोग और राष्ट्रवादी नेता जो है सामने आए थे, जिन्होंने उनकी मांग को जो है तेज़ किया। जैसे कि अगर बात करें तो सन 1899 में डेट लिख देती हूँ मैं, हो सकता है आगे इससे भी क्वेश्चन बने क्योंकि अभी तक तो नहीं बनाए। तो 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की पहली हड़ताल आयोजित हुई थी और इसको बाल गंगाधर तिलक ने जो है अभूतपूर्व समर्थन दिया था और इसे अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी में भी इसका प्रकाशन किया था। साथ ही साथ और राष्ट्रवादी नेता थे जैसे कि बिपिन चंद्र पाल और जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने भी जो है श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाने की मांग की थी। तो इस प्रकार जब बुद्धिजीवी वर्ग ने जो है उनकी सहायता करना शुरू किया तो यहीं से मजदूर संघ बनना शुरू होते हैं और वे दावा ठोककर अपनी मांग जो है स्पष्टता से रखना शुरू करते हैं और बाद में इनकी मांगों को माना भी जाने लगता है। यानी कि मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए ही जो है ये मजदूर संघ बनाने की आवश्यकता पड़ी थी, मोटे तौर पर समझा तो। अब शुरू करते हैं कि इस क्रम में सबसे पहला प्रयास कब किया गया। तो देखिए, सबसे पहले प्रयास की अगर बात करें तो सन 1918 में मद्रास में जो है मजदूर संघ बना, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर सबसे पहले मजदूर संघ बना था जो कि मद्रास में बना था, वीपी वाडिया के नेतृत्व में बना था और ये भारत का प्रथम मजदूर संघ था। सन याद रखनी है आपको 1899। इससे पहले मैंने आपको किसान सभा के बारे में जब बताया था तो किसान सभा भी पहली 1918 में ही बनी थी
और पहला मजदूर संघ भी देखिए आप 1918 में ही बनाया, तो सेम डेट है, आप सॉरी ईयर सेम है दोनों की, तो आप आराम से इसे याद भी रख सकते हो। बस दोनों के अध्यक्ष कौन है, तो इसे वीपी वाडिया के नेतृत्व में बनाया गया। जबकि मैंने यूपी किसान सभा के बारे में आपको बताया था, उसमें मैंने आपको लर्न करने के लिए ट्रिक बताई थी मिश्रा, द्विवेदी और मालवीय, तो उसको वैसे याद रखिएगा आप। इसके बाद सन 1918 में ही जो दूसरा प्रयास किया गया वो गांधी जी के द्वारा किया गया। इसमें क्या था कि जब चंपारण वाला जो विद्रोह था वो आंदोलन करके जब गांधी जी अहमदाबाद लौटे, तो उन्होंने जो अहमदाबाद मिल जो थी उसके मजदूरों को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इसमें उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि वास्तविक मालिक वे नहीं होते हैं जिनके पास संपत्ति होती है, बल्कि वास्तविक मालिक तो मजदूर होते हैं। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि जो कंपनी के हेड हैं उन्हें तो ईश्वर ने केवल उनके संचालन करने की जिम्मेदारी दी है, ना कि मालिक बनने की। यानी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है ये कहता है कि वास्तविक मालिक जो हैं मजदूर हैं, और कंपनी के जो भी हेड होते हैं यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें तो ईश्वर ने केवल और केवल सपोर्ट करने के लिए भेजा है। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था जो कि गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में दिया था। इसके बाद देखिए सन 1919 में ये जो लिखा हुआ है 1919 में स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसका क्या काम था, तो ये ILO जो था अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर ही श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो यहीं से प्रेरित होकर हमारे भारत में भी मजदूरों के दशा को सुधारने के लिए एटक की स्थापना हुई थी। अब ये एटक क्या है, तो एटक को AITUC के नाम से जानते हैं, और ये है इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब इसको ये 1920 में बनी थी, जिसके संस्थापक थे NM जोशी, अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय, इसके महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज, और इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। इन चारों पॉइंट को आप कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके संस्थापक और अध्यक्ष कई बार पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कहीं वो संस्थापक को अध्यक्ष में टिक कर देते हैं और अध्यक्ष में संस्थापक को टिक कर दिया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप इन चारों को याद रखेंगे। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए जो 1920 में असहयोग आंदोलन जब हो रहा था, तो जो नागपुर अधिवेशन हुआ था ना, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे, तो वही लाला लाजपत राय जो है इन्हीं की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है गठन या फिर स्थापना की गई थी। अब देखिए NM जोशी के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब 1919 में ILO की जो स्थापना हुई थी, तो इसका जो पहला सम्मेलन था वो वॉशिंगटन सम्मेलन में, पहला सम्मेलन जो वॉशिंगटन में हुआ था, इसे वॉशिंगटन सम्मेलन कहते हैं। उसमें भारत की ओर से मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए NM जोशी को ही भेजा गया था। जबकि ये जो VP वाडिया मैंने बताया है, इनको NM जोशी के सलाहकार के रूप में इनके साथ भेजा गया था। तो ये प्रश्न पहले पूछा गया और देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपको याद रखना है। प्रतिनिधित्व करने के लिए तो NM जोशी को भेजा गया है, जबकि सलाहकार के रूप में VP वाडिया को भेजा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, तो देखिए एटक का विभाजन भी हुआ था फिर आगे चल के। अब ये विभाजन क्यों हुआ, तो देखिए सन 1929 की बात है, जब एटक की अध्यक्षता जो है नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी ने की थी। अब 1929 में देखिए कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था लाहौर में, तो उसकी अध्यक्षता भी नेहरू जी ने की थी, लेकिन इसको उससे रिलेट नहीं करना। ये जो है एटक का अधिवेशन हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, जो कि नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। उसी में एटक का विभाजन हुआ। और ये विभाजन क्यों हुआ था, तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर के बहिष्कार के मुद्दे को लेकर हुआ था, जिसमें वामपंथी जो थे उनकी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर दक्षिणपंथियों ने खुद को अलग कर लिया और एक नए संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम था इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन यानी कि ITUF की स्थापना की, और इसके अध्यक्ष बने थे VV गिरी। अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो विभाजन हुआ है सन 1929 में हुआ है पहला विभाजन, और दूसरा विभाजन ये जो हुआ है ये हुआ है 1931 में। इसमें जो है AITU से कम्युनिस्टों ने छोड़ दिया था, और इससे एक पृथक संघ की स्थापना हुई थी। ये कौन सा था, रेड
ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना यानी कि आरटीयूसी की स्थापना। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए 1934 में क्या हुआ कि एआईटीयूसी और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये दोनों एक हो गई। फिर वहीं सन 1938 में 1938 में देखा जाए तो एआईटीयूसी, आरटीयूसी और आईटीयूएफ ये तीनों एक हो गए। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये भी है कि ये सब जितने भी एक हुए ये भी नागपुर अधिवेशन में ही हुआ। तो देखिए स्थापना भी नागपुर अधिवेशन में हुई थी, जब नागपुर में अधिवेशन हुआ। विभाजन भी पहला देखा जाए तो वो भी नागपुर अधिवेशन में ही हुआ था, और जब ये तीनों एक हुए तो ये भी नागपुर अधिवेशन में ही हुआ था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एटक के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, वो ये है कि देखिए एटक के अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो उनको और सुन लीजिए ज़रा। एटक के अन्य सदस्यों में अगर बात की जाए तो देखिए, और इसके जो सदस्य थे उससे हैं श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयूज, ऐसे बरेलवी, चित्तरंजन दास, ये कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जो कि उस समय पे एटक से जुड़ चुके थे और एटक का सहयोग कर रहे थे, एटक में अपना सहयोग दे रहे थे, सॉरी। तो इन सब के नाम भी थोड़ा याद रखने हैं आपको। 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी, चित्तरंजन दास ने, तो उन्होंने क्या सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया था और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन भी किया था। और उन्होंने एक सुझाव दिया था कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में श्रमिकों और किसानों को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए, ताकि और उनकी मांगों का समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, तो क्या होगा, ये दोनों ही वर्ग जो कि एक बड़ी संख्या में है, राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से पृथक हो जाएंगे। तो इसीलिए उनकी बात को मानने के लिए जो कांग्रेस थी, फिर इसमें जवाहरलाल नेहरू ने सहयोग करना शुरू किया था। जो भी मैंने भी कांग्रेसी नेताओं के नाम बताए थे, तभी वो इसमें अपना समर्थन देने के लिए आगे आते हैं। तो ये एटक के अन्य सदस्यों के रूप में इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, सन 1947 में हुई थी इंटक की स्थापना। अब ये इंटक क्या है, तो इंटक देखिए INTUC यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और देखिए पहले जो मैंने भी बताया था वो था एटक, तो वो ऑल इंडिया में था, और ये इंडियन नेशनल है। दोनों को अलग अलग समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पहले पूछा गया है। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि उसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो VV गिरी थे। और अन्य सदस्यों में अगर देखा जाए तो इसके जो अन्य सदस्य थे ये हैं अशोक मेहता और TS रामानुजन। तो ये हो गए इंटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसके साथ साथ हम कुछ और पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे कि एक था ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में आया था ये ट्रेड यूनियन अधिनियम। और ये जो ट्रेड यूनियन अधिनियम था, ये एक स्वैच्छिक संगठन था जो कि 1926 में पूरे भारत में लागू भी हो चुका था। उस समय पे इसको भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम कहा जाता था। लेकिन सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि इसमें से भारतीय शब्द को हटा दिया, फिर इसको 1964 से केवल ट्रेड यूनियन अधिनियम ही कहा जाने लगा। और ये क्या काम करता है अभी भी हमारे देश में, तो श्रमिकों और उद्योगपति जो हैं उनके लिए दिशा निर्देश जो भी हैं उनको लागू करने का काम करता है। तो ये और कुछ पॉइंट थे। अब हम देखते हैं कारखाना अधिनियम के बारे में, कि कुछ प्रमुख कारखाना अधिनियम थे जो कि हमारे देश में श्रमिकों की दशाओं को सुधारने के लिए समय समय पर ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। तो सन 1857 में देखिए एक श्रमिक आयोग का गठन किया गया था, और इसके अंतर्गत 6 कारखाना अधिनियम आए थे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। ये कौन कौन सी सन में आए और किस किस के समय में आए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें जो भी तथ्य हैं वो भी देख लेंगे। तो पहला कारखाना अधिनियम जो यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ये 1881 में आया था, और उस समय कौन थे वाइसरॉय, तो लॉर्ड रिपन थे। सेकंड वाले की अगर बात करें तो 1891 में आया, लैंसडाउन के समय पे। तो दोनों 18 आगे लगा हुआ, 81 और 91 याद रखेंगे। इसके बाद तीसरे की अगर बात करें तो ये 1911 में आया है, और चौथा 1922 में आया है। तो देखिए 11 और 11 का डबल हो गया 22। तो याद रखना ईजी है, उतना टफ नहीं है। अब 2-3 बार देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। थर्ड वाले के समय पर हॉर्डिंग सेकंड थे, और फोर्थ के समय पर लॉर्ड रीडिंग थे। फिफ्थ वाला जो है वो 1934 में आया, और सिक्स्थ वाला है 1944 में आया है।
34 में जो आया था कारखाना अधिनियम, तब वेलिंगटन थे, और 6 वाला जो फैक्ट्री एक्ट है इस समय पे थे लॉर्ड वेबल, जिन्होंने 1944 में ही क्या किया था, वेबल प्लान बनाया था। कमेंट करके बताइए वेबल प्लान क्या है, अगर पता है तो, नहीं तो हम आगे धीरे धीरे वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे इसको। अब देखते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के समय में, इसमें क्या मुख्य बिंदु थे। तो इसमें बताया गया कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे, जो छोटे छोटी उम्र के होते थे, वो भी फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। अब सोचिए कि उनकी जो मनोदशा होती होगी वो क्या होती होगी, उनका शारीरिक और मानसिक विकास कितना प्रभावित होगा उससे। तो इसीलिए उनकी दशाओं को देखते हुए उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए ये फैक्ट्री एक्ट में बताया गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे फैक्ट्रीज़ में, जबकि 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए काम के घंटे निर्धारित किए गए। अब वो केवल 9 घंटे काम करते थे, ये 9 लिखा हुआ है, अब वो 9 घंटे काम करेंगे। इसके बाद जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था, इसमें बताया गया कि 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी काम के घंटे निर्धारित किए गए थे, यानी कि अब वो 11 घंटे काम करेंगे। इसके बाद साथ ही साथ इसमें महिलाओं की स्थिति में भी सुधार की बात कही गई थी, उनके लिए भी काम के घंटे निर्धारित किए गए कि 11 घंटे काम करेंगे। इसी प्रकार जो अन्य भी फैक्ट्री एक्ट आए हैं 3rd, 4th, 5th, 6th, उन सभी में भी इसी प्रकार से मजदूरों की स्थिति को सुधारने की बात कही गई थी। तो श्रमिकों की शोषण से बचाने के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक शोषण को प्रभावित होने, उनकी दशा को सुधारने के लिए ही समय समय पर ये कारखाना अधिनियम जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा देश में लाए गए थे। इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि इसके अलावा तो वो हमें LSW में कवर करना है, जो कि हमारी परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। आयोग जो है इतने में से ही प्रश्न पूछ लेगा, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब बाकी के ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से ही हैं, एक एक करके इनको भी देख लीजिए। जैसे 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट में बता चुकी हूँ। 1948 में हिंदू मजदूर सभा का गठन हुआ था। 1949 में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन का गठन हुआ था। और 1870 क्या है ये, तो 1870 में शशिपदा बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी। तो इसमें मैंने शशिपदा बनर्जी का नाम लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने सबसे पहले एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी, याद रखना है। और इसमें क्या था श्रमिक क्लब में, तो जो साथ ही साथ इन्होंने एक श्रमजीवी नामक समाचार पत्र निकाला था, श्रमजीवी समाचार पत्र, इस शशिपदा बनर्जी ने, और तभी उन्होंने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी। 1880 की बात करें तो NM लोखंडे ने दीनबंधु समाचार पत्र प्रकाशित किया था। साथ ही बम्बई मिल और मिल हैंड एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमने देखे इस वीडियो में। एक बार इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्रम वाइज देखते हुए, जैसे कि सबसे पहले जो मजदूर संघ क्यों बनाए गए, तो मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी दुर्दशा जो थी, उनका शोषण था, उसमें सुधार करने के लिए सबसे पहले क्षेत्रीय स्तर पर मद्रास मजदूर संघ बना था 1918 में VP वाडिया के नेतृत्व में, जो कि भारत का प्रथम मजदूर संघ था। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हुए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1920 जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी हालत में नेग्लेक्ट मत करना। एटक की स्थापना हुई, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नागपुर अधिवेशन के दौरान, और बम्बई में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। संस्थापक NM जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज और उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। ILO का जो 1919 में वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था, तो उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी को भेजा गया था, जबकि इनके सलाहकार के रूप में VP वाडिया को भेजा गया था। और ILO का गठन कब हुआ, तो देखिए ILO का गठन जो है 1919 में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। फिर इसमें विभाजन हुआ था। विभाजन क्यों हुआ था, रॉयल कमीशन ऑन लेबर के मुद्दे को बहिष्कार को लेकर हुआ था। पहला विभाजन हुआ जिससे इसमें से एक पृथक संघ बना, भारतीय ट्रेड यूनियन संघ, अध्यक्ष थे इसके VV गिरी। और सेकंड विभाजन जो हुआ था इसका, उसमें जो है कम्युनिस्टों ने AITUC को छोड़ दिया था, जिसमें एक पृथक संघ बना था, उसका नाम था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और मज़े की बात, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताई थी कि 1934 में तो जो है AITUC और RTUC एक साथ हो जाते हैं, जबकि 1938 में AITUC, RTUC और ITUF तीनों ही फिर से नागपुर अधिवेशन में एक हो जाते हैं।
समझौता कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कांग्रेस में पहले विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, जबकि 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें गर्म दल और नरम दल में फिर से समझौता हो गया था। अब 1947 की बात करें तो इसमें इंटक की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दोनों अलग अलग है, नाम याद रखना है, स्थापना की वर्ष याद रखनी है, इनके अध्यक्ष याद रखने हैं, संस्थापक याद रखने हैं। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और संस्थापक वी गिरी, अन्य सदस्य थे इसके अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन। इसके बाद है कारखाना अधिनियम, जो कि मजदूरों की हितों की रक्षा करने के लिए, उनके शोषण से बचाने के लिए, उनकी मनोदशा को उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसमें सुधार करते हुए देखते हुए बनाए गए थे। पहला श्रमिक आयोग का गठन कब हुआ? 1857 में हुआ था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में रिपन के समय में। सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में लैंसडाउन के समय में। थर्ड फैक्ट्री एक्ट 1911, फोर्थ 1922। ये देख लीजिएगा। फिफ्थ वाला 1934, सिक्स्थ वाला 1944, और ये जो इसके पॉइंट थे वो आप देख लीजिएगा। फिर हिंदू मजदूर सभा 1948, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन 1949, 1870 में श्रमजीवी समाचार पत्र का प्रकाशन शशिप्रदा बनर्जी ने किया था और श्रमिक क्लब की भी स्थापना की थी, जबकि 1880 में दीनबंधु समाचार पत्र था जो कि NM लोखंडे के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार हमने सभी पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लिया है और समझ लिया है। आशा है आपने भी सभी तथ्यों को ध्यान से देख लिया होगा। अब मैंने आपसे प्रश्न एक पूछा था शुरू में ही कि मजदूर संघ बनाने का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 19 का जो गा, अनुच्छेद 19(1) का गा, इसमें जो है मजदूरों को संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। अब चलो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। तब तक अपनी पढ़ाई करती रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद।